हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनाथ। आज मैं आपके लिए 2 स्टॉक्स लेके आया हूँ। इनमें से एक स्टॉक है कोल इंडिया, जिसका अभी कल क्वार्टर 4 का रिजल्ट आउट होने वाला है और इसके बेसिस पे हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और दूसरा स्टॉक है बोनस स्टॉक है। ये अपने टॉप से लगभग 50% डाउन है और ये अभी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करके एक बेस बनाया है और अभी अप ट्रेंड होने के इसमें चांसेस है। तो हम दोनों स्टॉक का एक-एक करके एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल इंडिया को। तो कोल इंडिया का हम चार्ट देखने के पहले इसका फंडामेंटल देखते हैं। तो आ चुका हूँ मैं स्क्रीनर पे। तो यहाँ पे देखिए कोल इंडिया का मार्केट कैप 2,81,000 करोड़ है, मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है। और इसका आरओई देखिए 38.9%, मतलब एक साल स्टॉक ने 38.9% रिटर्न दिया है। और इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 5.81%, मतलब ये कंपनी अपने डिविडेंड देने के लिए काफी मशहूर है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। तो इसका एक बार पी देखते हैं। इस कोल इंडिया का पी देखिए 9.41, जो कि अपने सेक्टर से बहुत ही कम है, तो एक अच्छी बात है। तो कोल इंडिया का क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा आ सकता है, इसका मार्केट एस्टिमेट क्या है, तो इसके बारे में अभी तो हम चर्चा करेंगे। तो मार्च 2025 में 37,800 करोड़ इसका लगभग सेल्स था। और इस अभी मार्च 2026 में इसका सेल्स 38,000 के आसपास रहने का अनुमान है। हालाँकि कुछ एक्सपर्ट्स पिछले साल के मुकाबले इनमें 9% तक की गिरावट की आशंका कर रहे हैं। और नेट प्रॉफिट भी देखिए लास्ट ईयर कितना था, 9,593 करोड़, जो कि मार्च 2026 में लगभग 8,200 करोड़ के करीब रह सकता है, जो कि सालाना लगभग 1 से 4% की गिरावट देखी जा सकती है। इसका मेन रीज़न क्या है दोस्तों? तो इसका मेन रीज़न है ई ऑक्शन में कोयले के कम दाम में मिलने की वजह से सालाना आधार पर इसमें गिरावट देखी जा सकती है। अभी ई ऑक्शन का मतलब क्या होता है? तो ई ऑक्शन मतलब होता है कि जो कोयला होता है इसकी नीलामी ऑनलाइन होती है। मतलब कंपनी कोयले की बिड बिड लगाती है, इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं रहता। तो उसकी वजह से जो अगर बिड अगर ज़्यादा हो गई तो कंपनी को मुनाफ़ा कमाने में आसानी होती है। लेकिन इस साल दोस्तों ये ऑक्शन प्रीमियम जो है, जो बिड के प्रीमियम है वो इतना अच्छा नहीं रहा, कम रहने की वजह से कंपनी की जो अतिरिक्त कमाई है उस पर असर पड़ सकता है। और देखिए अभी खास बात ये है कि अभी कोयले का उत्पादन 0.5 से 5% तक बढ़ सकता है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। और देखिए अब इसका जो फ्यूचर इस पे डिपेंड करेगा, अभी स्टॉक में क्या एक्शन होने वाली है, ये डिपेंड करेगा आने वाले ईयर के लिए कंपनी किस तरह से गाइडेंस देती है। और डिविडेंड अच्छा खासा अगर कंपनी ने ऐलान कर दिया तो स्टॉक में तेजी भी बन सकती है। तो अभी हम कोल इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम आ चुके हैं चार्ट पे। अभी देखिए मैं आ चुका हूँ 3 मंथ के कैंडल्स पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन मार्क कर लेता हूँ। सप्लाई ज़ोन्स मतलब रेजिस्टेंस लेवल और डिमांड ज़ोन मतलब सपोर्ट लेवल। तो मैं सबसे पहले सप्लाई ज़ोन मार्क कर लेता हूँ। तो 3 मंथ के कैंडल पे मुझे यहाँ पे एक सप्लाई ज़ोन दिखाई दे रहा है। तो इसको मैंने अभी मार्क कर लिया। तो सप्लाई ज़ोन को हम कलर देंगे रेड और डिमांड ज़ोन को कलर देंगे ग्रीन। अभी मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर सप्लाई ज़ोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे कोई डिमांड ज़ोन नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत महीनों से प्राइस ने कंसोलिडेशन करके अच्छा बेस बनाया है। तो ये जो बेस बनाया है, तो दोस्तों ये जो ब्लैक लाइन है ये है ईएमए 20। 3 मंथ के ईएमए 20 पे इसने सपोर्ट लेके ये जो कैंडल्स बनाई है, उसके बाद प्राइस ने ऊपर गई है, जो इस क्वार्टरली सप्लाई ज़ोन में गई है और नीचे आ चुकी है। तो अभी प्राइस अप ट्रेंड में है। अभी मैं आ चुका हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक बार सप्लाई ज़ोन मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक सप्लाई ज़ोन है, इसको मैं एक लाइन से मार्क कर लेता हूँ। और प्राइस देखिए इस कैंडल को प्राइस ने इस कैंडल को यहाँ पे टच करके प्राइस ने एक बार टेस्टेड कर दिया है। उसके बाद प्राइस ने ये जो ईएमए 20 है ब्लैक लाइन, इसको बार-बार सपोर्ट लेके प्राइस ने इसको होल्ड किया है। ईएमए 20 प्राइस को नीचे नहीं आने देता। अगर प्राइस ईएमए 20 के नीचे हो तो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता। मतलब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे मैं इसको के डिमांड ज़ोन मार्क कर लेता हूँ। डिमांड ज़ोन को मैं कलर देता हूँ ग्रीन। और इसके बाद अभी वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन है ये वाला, इसको मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो अभी मैं आ चुका हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अगर शॉर्ट टर्म में हमें व्यू लेना है तो हम ज़्यादातर वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट अगर बहुत अच्छा आ गया तो प्राइस यहाँ से
ऊपर जाके 483 को टच कर सकती है और यहाँ पे एक बार के लिए सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो यहाँ से प्राइस एक बार के लिए नीचे आ सकती है। क्योंकि देखिए ये जो सप्लाई जोन है, एक तो वीकली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अगर प्राइस ने इसको अगर ब्रेक कर दिया, प्राइस अगर इसके ऊपर 500 के अगर ऊपर चली गई, तो प्राइस ऑल टाइम हाई को टच कर सकती है। लेकिन अगर मान लो अगर क्वार्टर 4 का रिजल्ट खराब आ गया, मार्केट एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया और गाइडेंस भी अगर बहुत खराब आ गई, तो प्राइस नीचे की साइड कहाँ तक आ सकती है, एक बार हम उसको इसको देख लेते हैं। तो प्राइस सबसे पहले आ जाएगी इस वाले डिमांड जोन में, और इस वाले डिमांड जोन को देखिए, इस ब्लैक लाइन जो ये में 20 का सपोर्ट है, तो प्राइस यहाँ पे होल्ड कर सकती है। तो यहाँ पे कोई अच्छा खासा डिमांड जोन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्राइस EMA 20 को होल्ड कर सकती है। अगर प्राइस ने EMA 20 को अगर होल्ड नहीं किया और बहुत ही खराब अगर क्वार्टर 4 रिजल्ट आ गया और कुछ बहुत ही खराब अगर न्यूज़ वगैरह आ गई स्टॉक में, तो प्राइस इस जोन में आ सकती है जो कि 400 पे है। तो यहाँ से नीचे देखिए डाउन साइड यहाँ से लगभग 11% के आसपास डाउन साइड है। प्राइस इस जोन में आके एक बार के लिए ऊपर जा सकती है, यहाँ से अपसाइड जा सकती है। अगर यहाँ पे कोई न्यू सप्लाई जोन अगर क्रिएट हो गया, या फिर वीकली जो EMA 20 है यहाँ पे, इसको हिट करके फिर से डाउन आ सकती है। अगर इसको EMA 20 को अगर बाद में इसने ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो प्राइस यहाँ से फिर कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में रह सकती है। अगर प्राइस इस जोन में आ गई, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिए, इस पूरे अप ट्रेंड का ओरिजिन यहीं से स्टार्ट हुआ है, और ये पूरे कंसोलिडेशन फेज को इस वाले जोन ने ब्रेक करके ब्रेक किया है। तो मतलब ये वाला जो जोन है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा बाइंग प्रेशर के साथ इसने इसको प्राइस को ऊपर लेके चला गया है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव हुए होंगे, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से ये जो डिमांड जोन है बहुत ही स्ट्रांग है। अगर फ्यूचर में कभी भी प्राइस अगर इस जोन में आएगी, तो प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो हम अभी नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे दूसरे स्टॉक के बारे में। ये जो स्टॉक है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया, तो इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, स्टॉक का प्राइस है 700 पे लिस्ट हुआ था, जो लगभग 7500 को ऑल टाइम हाई को हिट करके अभी अ, यहाँ से लगभग 45% डाउन है। तो प्राइस देखिए ऑल टाइम हाई से लगभग 60% क्रैश हो गया था, और अभी लगभग 45% के आसपास ऑल टाइम हाई से नीचे है। अगर प्राइस को अभी यहाँ से ऑल टाइम हाई जाना होगा, तो लगभग देखिए 80%, 85% अब जाना होगा, तभी ऑल टाइम हाई को टच करेगा। तो अभी हम इसका देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, मैं इसके सप्लाई जोन और डिमांड जोन एक बार आपको मार्क करके दिखाता हूँ। मैं सबको डिलीट करता हूँ पहले। तो काइनेस टेक्नोलॉजी ऑल टाइम हाई से 60% क्रैश क्यों हो गया था, मैं इसका थोड़ा आपको शॉर्ट में बताता हूँ। क्या हुआ था कि कोटक की एक रिपोर्ट आई थी, जिसने कंपनी के कैश फ्लो और जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर सवाल उठाए थे। और उसके बाद मैनेजमेंट ने ना साल भर की जो रेवेन्यू टारगेट है वो भी घटा दिया, जिससे बाजार में फिर पैनिक क्रिएट हो गया। स्टॉक ने एक महीने में लगभग 30% क्रैश हो गया था। और इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हाई था जब प्राइस यहाँ पे थी। उसके बाद जो कोटक की रिपोर्ट आ गई, उससे पैनिक क्रिएट हो गया, और प्राइस लगभग एक महीने में 30% क्रैश हो गई। क्रैश होने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कंपनी में कुछ फ्रॉड होगा या फिर ऐसा कुछ भी सीन नहीं हुआ था। बस रिपोर्ट और वैल्यूएशन हाई होने की वजह से स्टॉक इतना ज़्यादा गिर गया था, लगभग 60% गिर गया था। तो अभी देखिए, यहाँ अभी मैं आ चुका वीकली टाइम फ्रेम पे। तो प्राइस देखिए, इस ऑल टाइम हाई को हिट करके प्राइस इतने सेलिंग प्रेशर के साथ यहाँ पे आ गई, और यहाँ से पे आने के बाद एक बार रिकवर हो गई। यहाँ से फिर शॉर्ट कवरिंग आ गई, और यहाँ से फिर से शॉर्ट कवरिंग खत्म होने के बाद प्राइस नीचे आ गई, और यहाँ पे फिर से न्यू फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो गई है। फ्रेश अभी सेल इस प्राइस में जितना भी सेलिंग प्रेशर था, वो सब खत्म होकर अभी फ्रेश बाइंग बिल्डअप हो चुकी है, और प्राइस अभी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो जोन है, इसको प्राइस ने ब्रेक करके इसके ऊपर सपोर्ट लिया है। और ये जो ब्लैक लाइन है EMA 20, अभी इसके ऊपर प्राइस चली गई है, और इसको अभी होल्ड कर रही है। EMA 20 को होल्ड करना बहुत ही अच्छा साइन होता है कि प्राइस अभी कंटिन्यूसली अप जा सकती है। तो इसमें अभी मैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क कर लेता हूँ। तो देखिए, अभी मैं आ चुका हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो पहला डिमांड जोन ए वाला है। इसके बाद सेकंड डिमांड जोन है यहाँ पे। इसको मैं एक लाइन देता हूँ जो 3560 पे है। और सप्लाई जोन अगर मार्क करूंगा, तो ए वाला एक सप्लाई जोन है। इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, और यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ।
जो कि है 5280 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। प्राइस अभी इस डिमांड जोन या फिर इस ईएमए 20 को सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली इस जोन तक जा सकते हैं, जो कि 5264 तक है। अगर प्राइस इस डिमांड जोन से, अगर करंट मार्केट प्राइस से अगर ऊपर भी चले गई, तो लगभग 25% अपसाइड है। तो स्टॉक के चांसेस है कि इस सप्लाई जोन तक जाने के बहुत ही हाई चांसेस है। अगर नीचे आ जाती है तो प्राइस फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकती है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि प्राइस इस वाले जोन को ब्रेक करके नीचे जाए। ये जो कैंडल्स है देखिए, दो रेड ग्रीन कैंडल्स बन गई है, मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर पूरा खत्म हो चुका है। प्राइस अब जाने के लिए रेडी है। तो प्राइस अभी अब जाने के लिए तैयार है, तो प्राइस इस जोन तक आसानी से जा सकती है। तो ये रहा दोस्तों आज का स्टॉक। तो दोनों स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस हमने किया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह के वीडियोस आगे भी आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में स्टॉक है उसका एनालिसिस करूंगा। तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।